चाहे उसके लिए दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त ही क्यों ना बनाना पड़े। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में जो मोदी मैजिक शुरू हुआ, उसके बाद तो हर चुनाव हारने वाले, हैरान करने वाले समीकरणों की मिसाल बनकर सामने आते रहे हैं। यूपी में पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के लड़कों यानी राहुल और अखिलेश की दोस्ती चर्चा में थी। अब यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां बुआ और बबुआ यानी मायावती और अखिलेश के रणनीतिक समझौते ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। यूपी की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर 11 मार्च को वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती बुधवार 14 मार्च यानी कल होगी। 2 सीटों पर जीत हार से सत्ता के समीकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी इन 2 सीटों के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। गोरखपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, जहां से वो 1998 से लेकर 2014 तक लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। वहीं फूलपुर सीट पर 2014 में केशव प्रसाद मौर्य जीते थे, जो अब यूपी सरकार में डिप्टी सीएम है, और बीजेपी की ये पहली जीत थी फूलपुर में। बीजेपी ने 2014 में दोनों सीटें 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। तब मोदी लहर चल रही थी। इस बार मोदी लहर के साथ साथ योगी और मौर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दोनों सीटों पर वोटिंग से 1 हफ्ते पहले मायावती ने अपने दांव से सबको दंग कर दिया। समाजवादी पार्टी के साथ अपनी 23 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करते हुए मायावती ने गोरखपुर और फूलपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हालांकि मायावती इसे चुनावी गठबंधन मानने के लिए तैयार नहीं है। माना यही जा रहा है कि मायावती को उपचुनाव के नतीजों का इंतजार है। अपने वोट बैंक की निष्ठा टेस्ट किए बिना वो गठबंधन कैसे या गठबंधन जैसा बड़ा दांव खुलकर कैसे खेल सकती है। वहीं बीजेपी बेफिक्र है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि मायावती अखिलेश के समझौते का अंजाम भी राहुल अखिलेश की दोस्ती जैसा ही होगा। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी को प्रदेश की जनता ने खारिज किया था। इस उपचुनाव में तीनों लोग एकजुट होकर के आते, अच्छा होता कि 2 बबुआ और 1 बुआ मिलकर के मैदान में आती तो अच्छा रहता। हम लोग को दोनों उपचुनाव में ही जवाब दे देते। दोनों एक होना चाहते हैं। जैसे लगता है कहीं कोई तूफान आता है तो साफ और सुसुंदर सब एक साथ मिलकर के एक उसमें खड़े हो जाते हैं। आज वही स्थिति इन लोगों के बीच बन चुकी है। 2-3 दिनों से मीडिया में ये खबरें काफी जोरों से प्रचारित की जा रही हैं कि देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा का चुनावी गठबंधन हो गया है या होने वाला है, जो पूर्णतः अभी तथ्यों से परे है, सही नहीं है, गलत है। तो नतीजे कल आने हैं। बात तो सिर्फ 2 सीटों की है जहां उपचुनाव हुए हैं, लेकिन क्या ये 2019 के चुनाव की दिशा और दशा भी तय करेंगे? क्या ये गठबंधन 2019 में भी हो पाएगा अगर सपा दोनों सीटें जीत जाती है या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाती है? इस पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम जुड़ रहे हैं, मीम अफजल हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या ये 2 सीटें मोदी लहर अभी भी यूपी में है या नहीं? योगी आदित्यनाथ के काम को लोग कैसा देख रहे हैं? इसका एक फैसला होंगे? देखिए, वैसे तो ये 2 सीटें हैं, बाइपोल 2 सीटों पे हो रहा है। इसका कोई उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि 2 महत्वपूर्ण इसलिए सीटें हैं आप लोगों की नजरों में, इसलिए कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही हुई है। आपकी नजर में नहीं है तो उससे एक और चीज उससे एक चीज और वाजह हो जाती है। ये हमारे लिए कंफर्ट फैक्टर है। आपके लिए एक सुर्खियों की चीज है, हमारे लिए कंफर्ट फैक्टर के दोनों चीज जगह वहां के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं अपने जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, चाहे वो योगी जी हो चाहे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। तो हमें पूरा विश्वास है कि जैसे पहले उन्होंने विश्वास और विकास को जीत दिलाया था, एक बार फिर विश्वास और विकास की जीत वहां फिर से दिखेगी। और जो ये नहीं, ठीक है, ये तो देखिए, जब तक नतीजे नहीं आएंगे आप भी यही कहेंगे, अफजल भी यही कहेंगे कि उनकी पार्टी जीत रही है, गोलू और भदौरिया साहब भी यही कहेंगे। जो भी क्या सर, जिस तरीके से बिहार में राजद और जेडीयू साथ आए और आपको हार का सामना करना पड़ा,
क्या ये समीकरण चल गया तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी? क्या ये चिंता आपको है कि 2019 में यूपी आपके लिए, जहां से 80 सीटें हैं और 71 सीटें दोहराना आसान नहीं होगा, आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? देखिए, हम कोई भी एक डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत संजीदगी से आपका सवाल का जवाब देंगे। देखिए, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम बहुत सिंसियरिटी के साथ लड़ते हैं और मुझे यकीन है कि जिस तरह की कामयाबी पिछले बार हम लोगों को मिली थी, इस बार भी कामयाबी मिलेगी। हमारा रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच हम लेके जाएंगे और हर बार जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने दिया है और उन्होंने खुद देखा है मतदाताओं ने कि जो और पॉलिटिकल पार्टी है उनकी क्षमता और किस तरह से उन्होंने जब वो पावर में रहे तो मिसयूज किया है, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेकर रखती है, तो मुझे पूरा विश्वास है। मैं अगले मेहमान पर जाऊं उससे पहले एक छोटा जवाब दीजिएगा सर। क्या कल के नतीजे 2019 के लिए कोई स्थिति तय करेंगे या उस पर कोई इम्पैक्ट डालेंगे आपके हिसाब से कल के ये नतीजे? देखिए, भोलू और जो बुआ की जो जोड़ी है और वहां और दूसरी जो बिहार में जो है उस तरह की जोड़ी, जो चारा घोटाला के वाले लोगों की जोड़ी है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। कल के बाद उसमें जो इतना उत्साह दिख रहा है वो उत्साह खत्म हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर भदौरिया, मुझे ये बताइए कि क्या गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया है बुआ ने और बबुआ को माफ कर दिया है? कल ये मान लिया जाए, नतीजे आएंगे और जो वोटर है मायावती का, उसने भी उस कांड को भुला दिया है, इस नतीजे से ये भी साफ होगा या नहीं होगा? अंधेरा सा लग रहा है यार, लाइट। देखिए, बड़ी मजेदार बात है, जब भारतीय जनता पार्टी से आप कोई बात करोगे तो हमेशा निगेटिव बात करेंगे। उनका एक ही काम है कि गठबंधन अगर दोनों मिलकर सपोर्ट से लड़ रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं जब कहता हूं आप इतने मजबूत हैं, आप इतने सुरक्षित हैं, तो आप हमारी चर्चा ही क्यों करते हैं? आप अपनी बताइए कि आपने क्या किया 4 सालों में, 1 साल में क्या किया, वो गिनाइए ना। हमने किससे समर्थन लिया, दूसरी पार्टी ने किसको समर्थन दिया, इसकी चिंता आप क्यों करते हो? आपने अच्छा काम किया होगा तो फिर परेशान क्यों आप? इसके मतलब आपने अच्छा काम नहीं किया, तभी तो आप परेशान हैं। आप वो तो मैं सवाल पूछ रहा हूं तो वो जवाब दे रहे हैं ना सर। में हो रही है, आपने गठबंधन किया है, मैंने उनसे सवाल पूछा तो वो जवाब दे रहे हैं। वोट देने ही नहीं जाना चाहते। मैंने आपसे अगर बहुत खुश होते तो लोग 70-80% वोटिंग होती ना कि भाई हमारा नेता, उसके लिए हमें वोट करना है। 43% वोट गोरखपुर में हो रहा है, इसके मतलब क्या हुआ? पब्लिक आपको नहीं, लेकिन अगर बहुत नाराज होते तो शायद वोटिंग ज्यादा होती। अनुराग जी, जब वोटिंग बहुत ज्यादा तब होती अगर लोग नाराज होते, अगर एंटी इनकम्बेंसी होती, लोगों में गुस्सा होता तो वो घरों से बाहर निकलते और वोट करते। अरे वो हमारा आपका परसेप्शन होता है। ये 2-3 तरह का फॉर्मूला रखते हैं जो इनको सूट करता है। फॉर्मूला भदौरिया जी को इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह का सुशांत जी, जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, बहुत साफ से बाद हम आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। अनुराग जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अनुराग जी, आप देखिए, जिसको गठबंधन बता रहे हैं, मायावती उसको कहती रही कि कोई गठबंधन नहीं है हमारी तरफ से। अगर इनमें हिम्मत है, अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और था। काम गिना दे और अनुराग जी प्रदेश का मैं डिबेट में अभी इसको सलाम करूंगा। अनुराग जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। करने के लिए मैं बोल रहा हूं तो बीच में कूद पड़े। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप बीजेपी पर चले गए। 4 साल वहां हो गए, 1 साल यहाँ, कौन सा काम अनुराग जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया बता दीजिए। अनुराग जी, आपकी एक दिक्कत है, आप बहस में वो उस सवाल का जवाब नहीं देते जो पूछा जाता है और फिर आप जो है रुकते भी नहीं, आप बोलते चले जाते हैं। पाओगे अनुराग जी, फिर मैं ऑडियो कम करवा दूंगा, मैं माफी चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं हो पाएगी बहस। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप अपनी लय में बोलते चले जाते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते। कभी मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता। आप मोदियों को, आपने नीरव मोदी को, उनका ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। मीर अफजल साहब, मुझे ये बताइए कि सोनिया गांधी ने आज एक डिनर बुलाया है जिसमें वो 18 पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। ये एकजुटता कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के इन 2 उपचुनावों में क्यों हासिल नहीं कर पाई? आवाज ब्रेक कर रहा है, अब क्लियर। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर। आप मेरा सवाल सुन पाए या मैं दोहराऊं? जी जी, जरा दोहराइए। क्या आपने? मेरा सवाल ये था सर कि सोनिया गांधी ने आज 18 पार्टियों को डिनर पे बुलाया है, एकजुट करने की कोशिश की। यही एकजुटता आप लोग उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में क्यों हासिल नहीं कर पाए? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है सिर्फ 3 सीटों पर था
जिसमें 2 पार्लियामेंट की सीटें हैं और एक जो है वो बीएसपी असेंबली का चुनाव था। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो चूंकि ये चुनाव जो हैं बहुत लिमिटेड एरिया में थे, इसलिए जाहिर है कि हमने कोशिश की थी, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। भदौरिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी पता है क्या तफसीलात हैं। मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जाकर के सिर्फ ये कहूंगा कि आपने आज के लिए सवाल किया है, ये एक बड़े गठजोड़ का अपोजिशन का जो एक पूरा सब एक साथ आ रहे हैं। नहीं सर, ये वैसा ही है जैसे कुछ अर्से पहले हमने एरिया भले लिमिटेड हो दिल्ली में, लेकिन जैसे मायावती ने प्रयोग किया, बताइए मायावती और अखिलेश साथ आ जाएं, ये तो लोग सोच ही नहीं रहे थे। अगर वो ये चीज कर सकती हैं तो कांग्रेस ने इस प्रयोग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? आप भी अपने कैंडिडेट हटा लेते और कहते कि देखते हैं बिहार जैसा प्रयोग कामयाब होता है या नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, चूंकि अब आप बार बार इस पर इंसिस्ट करेंगे, इसलिए मैं उसको बहुत मुख्तसर बता देता हूं। हमने चूंकि मायावती जी ने बिल्कुल ये कह दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो हमको ये अंदाजा नहीं था कि भाई वो बाद में क्या करेंगे। जाहिर है कि उन्होंने ना कैंडिडेट फील्ड किया, ना ही उन्होंने किसी को टिकट दिया। तो हमने समाजवादी पार्टी से बातचीत की और हम उसके लिए तैयार थे कि एक सीट वो लड़ लें, एक सीट हम लड़ लें। बात नहीं बन सकी और जाहिर है कि हमको अलग जाना पड़ा। जब नॉमिनेशन फाइल हो गए, उसके बाद जब नॉमिनेशन वापस लेने की भी डेट आई है, तो उनमें एक बार हमने और कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई तलखी की बात नहीं। बहुत सी चीजें समाजवादी पार्टी और सर आपके ऑडियो में कुछ समस्या से हम चल रहे थे, समस्या है सर ऑडियो में, मैं उसको ठीक कराता हूं। और ये आप अहम बात बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की थी समाजवादी पार्टी के साथ जाने की, लेकिन समाजवादी पार्टी जे 2 ही सीट की बात है। लेकिन क्या ये इतने अहम हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में क्या होगा या आगे की रणनीति या राजनीति क्या होगी उसको तय कर सके? देखिए, ये उपचुनाव जो है चूंकि 2 कारणों से बहुत अहम है। एक तो ये उपचुनाव इसलिए अहम है कि जैसा कि जफर साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र की छोड़ी हुई सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ एक सीट से थे सांसद, एक से केशवदेव मौर्य थे, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर साधारण किसी कोई सांसद होता तो शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि त्रिपुरा की अभी बहुत बड़ी जीत हुई है पूर्वोत्तर में बीजेपी की, उसके बाद क्या नतीजा आता है, क्योंकि वोट उसके बाद पड़े हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक जो है पैमाना होगा। और तीसरा जो है कि वाकई जो सपा बसपा जो 1993 में गठजोड़ हुआ था और अब जो है एक बार फिर एक प्रयोग के तौर पर इसमें बसपा ने समर्थन दिया है, जिसकी संभावना आप सब हम सभी लोग जो है लगभग ना मान रहे थे, तो क्या वो प्रयोग सिर्फ नेताओं तक ही सीमित है या वाकई वो वोट ट्रांसफर जो है मायावती जी अपना समाजवादी पार्टी के पक्ष में करा पाएंगे? मायावती भी प्रयोग करके देख रहे हैं कि वो वोट ट्रांसफर करा पाती है? ये भी है। और एक कारण से और महत्वपूर्ण है, वो ये महत्वपूर्ण है कि आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, जफर साहब थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि प्रयोगों को नकारना नहीं चाहिए, प्रयोगों को सावधानी से देखना चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए। 1993 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसके पहले इटावा का एक लोकसभा का उपचुनाव हुआ था जो काशीराम जी ने लड़ा था और उस वक्त मुलायम सिंह जी ने काशीराम जी को समर्थन दिया था। उसमें नींव पड़ी थी उस गठबंधन की। तो ऐसे छोटे छोटे जो कदम होते हैं जिनको आज अहम न मान रहे हो, उन्हीं से आगे की नींव पड़ती है। और सर देखिए, जब हम 93 की बात करते हैं उस वक्त भी हिंदू वोट बैंक जो है वो उस बाबरी मस्जिद कांड के बाद कंसोलिडेट हो रहा था, बावजूद उसके सपा बसपा जीत। यही मैं कह रहा हूं। और बाबरी मस्जिद के समय जो हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण हुआ था और जो सांप्रदायिक तनाव का वातावरण था टूटने के बाद, तो किसी को लग ही नहीं रहा था कि अगला चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी। हम में से किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं खुद कवर कर रहा था वो इलेक्शन, लेकिन सपा बसपा का गठजोड़ जमीन पर इतना सार्थक हुआ कि भाजपा चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। वो एक अद्भुत प्रयोग था। और एक बात मैं करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चूंकि 2019 के चुनाव में अब मात्र 1 साल का समय है और जितना नजदीक चुनाव है, इसलिए भी इसके जो नतीजे होंगे उनका कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसका राजनीतिक विश्लेषण हम लोग भी करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। ये प्रयोग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं, बीजेपी 71 जीतकर आई थी। पहले ही ये कहा जा रहा है कि 71 से तो वो कम होने वाले हैं।
अगर ये गठबंधन चल गया और ओवर 80 से 71 से उसको घटाकर ये गठबंधन 20-30 पर ले आया तो बीजेपी के लिए सरकार बनाने के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ये हमेशा से माना जाता है। जफर साहब ये बताइए, आप जो अपनी बात जोड़ रहे हैं वो जोड़ लीजिए और ये बताइए कि इस प्रयोग को क्यों सिरे से खारिज कर रहे हैं आप लोग, क्यों ये सफल नहीं हो सकता, इसकी वजह क्या है? जब 93 में हो सकता है तो 2018 में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, 93 के जो पॉलिटिकल समीकरण और जो पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत डिफरेंट थे। आज बिल्कुल हालात चेंज हो गए हैं। एक जो जागरूकता आई है वहां मतदाताओं में, वो पहले नहीं थी और आज के मतदाता बिल्कुल समझते हैं कि ये जो है जो गठबंधन है सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए है, वहां के समाज के लिए नहीं, वहां की लोकल जनता के लिए नहीं। तो इसलिए वहां के मतदाता बिल्कुल इस चीज को खारिज करेंगे, नकार देंगे। मैं नकारूं ना नकारूं, फायदा आप विनोद जी कह रहे हैं मैं चुप रहूं, लेकिन देखिए आप ये सुन लीजिए, आपको ये एक सीट बांट नहीं सकते आपस में। डेवलपमेंट जिस बैसाखी के साथ लड़े थे तो आपको जो एक दूसरे की बैसाखी यूज कर रहे थे, आपको सरकार नहीं एक दूसरे की बैसाखी यूज कर रहे थे। व्यूअर देखना चाहता है 4 साल आप एक दूसरे की बैसाखी लेकर इस्तेमाल करके लड़ रहे थे। 2017 के इलेक्शन 4 साल का काम गिना दो, तैयार नहीं। अभी 4 साल का 2.5 करोड़ आपने रोजगार देने को बोला था, प्रत्येक साल कहाँ गया रोजगार, कहाँ गया 15 लाख रुपए, कहाँ गया आपका डेवलपमेंट, हेल्थ, वुमेन के आपने बोला था खुद से अपने आप खड़े हो जाते हैं। नहीं वुमेन सुरक्षा कहाँ चली गई? लेकिन भदौरिया साहब वो जो आपसे सवाल कर रहे हैं, दूसरों के भदौरिया साहब वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वोटर को ये नहीं दिखेगा कि आप लोग सिर्फ जीत के लिए दो विरोधी एक साथ आ गए? 4 साल का काम नहीं गिना पाते हो अनुराग जी, 4 साल का काम गिनाने के लिए अनुराग जी बड़ी दिक्कत है, आपके पूछिए आप जवाब नहीं देते, आप फिर बोल रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या लड़ोगे वहां पर? प्रदेश की जनता समझ चुकी है, सुकुड़ गया आप लोग 4 साल में लालच है, 4 साल का काम गिनाओ भैया, क्या सब पूछना चाहते हैं 4 साल में क्या किया? किसी के साथ आपका अनुराग जी मेरा सवाल ये है, इसी का अनुराग जी आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं या ना पूछूं। इस बहस का कोई मतलब नहीं है, आप बोलते चले जाते हैं। अनुराग जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे, आप ये बताइए। अरे उनको सुनाई नहीं दे रहा है, ये एक लिख के मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी से क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक डिबेट शो कर रहा हूं, मैं यहाँ बीजेपी से पूछ लूंगा ना सर, आप ही एंकर बन जाइए फिर। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या पब्लिक इस बात को नहीं देखेगी कि क्या आप और बीएसपी एक साथ आ गए सिर्फ जीत हासिल करने के लिए? रोजगार कहाँ है? नहीं पब्लिक यही जानना चाहती है उसका रोजगार कहाँ है, बस। और कोई बात पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। पार्टी पिछले बार बैसाखी ली थी, इस बार पूछो रोजगार कहाँ है, बस इतना के बाद स्ट्रक्चर पे आने वाली है। आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दे रहे। अरे भैया रोजगार कहाँ है बताओ। रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। कल यूं तो यूपी उपचुनाव की 2 सीटों के नतीजे ही आने हैं, लेकिन ये 2 सीटें 2019 के जो चुनाव होंगे उनकी दिशा तय कर सकते हैं क्या, उसकी राजनीति तय कर सकते हैं क्या, और क्या सपा बसपा का गठबंधन मोदी लहर को रोक पाएगा? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महाबहस में आज हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता, मीम अफजल कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मीम अफजल साहब मुझे एक बात बताइए कि आप लोग जैसा आप बता रहे थे कि सपा से आपने गठबंधन की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई, आप लोग ये चुनाव जीतने के लिए लड़े हैं या सपा को ये बताने के लिए लड़े हैं कि अगर हमारे साथ नहीं जाओगे तो कम से कम तुमको भी जीतने नहीं देंगे? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का वहां बेस है, इसलिए हम लोगों ने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पर गोरखपुर में कैसा बेस है सर? नहीं था, जाहिर है जो समझौता हुआ था वो एक तरह से खत्म हो गया था। अगर दोबारा समझौता होता तो हमने उसके लिए बाकायदा कोशिश की थी। अब ये तो नहीं हो सकता था कि अगर समाजवादी पार्टी को ठीक नहीं लगा या हमको उनका प्रपोजल ठीक नहीं लगा तो हम लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, ना समाजवादी छोड़ेगी ना पर मैं ये कह रहा हूं सर, पार्टी है। विनोद जी भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, उससे पहले मेरा एक सवाल और है सर। मीम अफजल साहब देखिए, अभी सपा आपके साथ नहीं गई, अगर यही स्थिति रही, मान लीजिए सपा बसपा अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो 2019 में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? आप सपा बसपा के साथ
किसी भी हालत में जाने के लिए घुटने टेक देंगे बीजेपी को रोकने के लिए, या जैसे अभी अलग से लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ेंगे? आपकी रणनीति क्या होगी कल के नतीजों के बाद? देखिए, हम बहुत पुरुम्मीद हैं, हम कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करते। आज भी हम बहस कर सकते थे इस पर, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे बहस की कोई जरूरत नहीं है। कभी आदमी की बात समझ में आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन जो बड़ा गठबंधन होने जा रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि समाजवादी पार्टी, और जैसा कि अखिलेश जी ने कई बार कहा है कि हम इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए को हराने के लिए जब कोई ऐसा मौका आएगा हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये खुद अखिलेश जी ने कहा है। और मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आज भी हमने उसी जज्बे से सबको बुलाया है। अब देखिए कौन कौन लोग आते हैं, हमें पूरा यकीन है। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं हमारे यहाँ आज सोनिया जी के यहाँ आएंगे और ये इसके जो खदोखार जफर भाई एक सवाल पूछना चाह रहे हैं मीमा अफजल साहब, लेकिन ये हम एक बड़े गठबंधन के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें बड़ी कामयाबी दिखाई दे रही है। मीम साहब, मेरा एक सवाल है, गोरखपुर में एक बड़ी चर्चा आम रही है, चुनाव के दौरान बड़ी चर्चा आम रही है, ये एक तरह से आरोप भी रहा कि आपके कुछ नेताओं ने, खासकर स्थानीय गोरखपुर कांग्रेस इकाई के नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत प्रभाव में है, उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को खड़ा करवाया और उसको लगातार चुनाव में बनाए रखा ताकि बीजेपी की मदद हो जाए। ये एक आरोप वहां के स्थानीय लोगों ने लगाया है और ये चर्चा भी रही है। विनोद भाई, ये आरोप झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोई कार्यकर्ता जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिला हुआ नहीं है और किसी के दबाव में नहीं है। मैं गोरखपुर रहा हूं 3-4 दिन, जब चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के, मैं वहां के माहौल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। हमारा कोई भी आदमी न दबाव में था और ना ही हम दबाव में आकर कभी किसी को टिकट देते हैं। दबाव में प्रभाव में जरूर थे, वो कभी दबाव में आकर टिकट नहीं देते, क्योंकि योगी जी का जो आभा मंडल है उसके प्रभाव में आना कोई नई बात नहीं हो सकती है, अच्छाई हो सकती है, लेकिन हम दबाव के अंदर कभी फैसला नहीं करते। नहीं, कोई प्रभाव में आने का मतलब ही नहीं है। उस सरकार के खिलाफ जब हम पूरा एक अभियान पूरे देश के अंदर चला रहे हैं तो हमारा कोई वर्कर उसके प्रभाव में कैसे आ सकता है? ठीक है, दिख जाएगा सर, अफवाह है, वो प्रभाव कितना प्रभाव वोटर पे छोड़ रहा है और इन नतीजों का क्या प्रभाव होगा वो तो कल पता चल जाएगा। चैनल पर आया सैयद जफर इस्लाम साहब, मुझे एक चीज और समझाइए कि गोरखपुर में 5 बार से योगी आदित्यनाथ जीतते रहे और 2-2 लाख के मार्जिन से जीतते रहे। फूलपुर में भी आप पहली बार जीते 2014 में, लेकिन बड़े मार्जिन से जीते। अगर ये मार्जिन कम होता है तो क्या वो भी बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय होगा? मैं मान लूं कि अगर आप जीत रहे हैं दोनों सीट, लेकिन ये मार्जिन का कम होना, क्या ये भी आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है? देखिए, जिस तरह से सुशांत जी इस बार वोटिंग हुई है, जाहिर है परसेंटेज कम हुए हैं और परसेंटेज कम हुए तो हो सकता है परसेंटेज कम हो जाए, इसलिए कि बाइपोल है। बहुत ज्यादा लोग इसमें उतना सिंसियरिटी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते जितना कि जब जनरल इलेक्शन होता है। तो इसमें उसी जानकारी के साथ अगर आप इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये सब चीजें माने नहीं रखती, यहाँ सिर्फ जीत मानी रखती है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि देखिए, गोरखपुर सीएम का इलाका है, फूलपुर डिप्टी सीएम का इलाका है, तो कई बार वोटर के मन में ये होता है कि अगर इलाके का विकास करवाना है तो इनके खिलाफ न जाया जाए, लेकिन फिर भी अगर वोट कम पड़ता है आपको तो शायद ये दूसरे इलाकों में प्रयोग सफल हो सकता है। इसकी उम्मीद बसपा सपा में जग जाएगी। नहीं, देखिए, ये उम्मीद करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपको इतना सिर्फ बताना चाहता हूं कि देखिए, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी पहले तो एक बैसाखी लिया कांग्रेस का, आज उस बैसाखी को छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, भाई वो बैसाखी में क्या था जो तुमने छोड़ दिया? जाहिर है कोई खोट होगा तभी छोड़ दिया। मीम अफजल साहब बता रहे हैं खुद कि दोनों में आपस में बात बनी नहीं, दोनों पार्टियां चाहती थे, दोनों पार्टी चाहती थी कि आपस में एक सीट के लिए बांट नहीं सकी। अरे एक सीट नहीं बांट सकी। अब वो इसके बाद उन्होंने अभी बबुआ ने अभी चुना है, अभी आप ये बता दीजिए ना, आज
आपको बैसाखी से आप क्या आ गए? आप इसमें क्यों आ गए? उठाया आप बता दीजिए, आप एक बैसाखी को डम करके व्हील चेयर पे आ गए। आप बताइए, व्हील चेयर पे कल की हार के बाद गठबंधन तो आप स्ट्रेचर में सीधे आएंगे, बताता हूं भाई, प्रदेश की जनता आपको ठीक है, मीम अफजल साहब बताना चाह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। सही सबक सिखा अफजल साहब आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, आप बता आप दीजिए। जरा सा 1 मिनट खामोश हो जाए। हाँ बता दीजिए, इनको आप बोल दीजिए। प्रदेश की जनता आपको बताएगी। नहीं, मैं ये चिल्लाने में तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ ठीक है, जफर इस्लाम साहब आपने पूछा, अब उनको बताने दीजिए। देखिए, हाँ। मैं जो बात कहना चाह रहा था, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज बहुत अरसे के बाद आपको डिबेट में आया, डिस्टर्ब और करने मैं इसलिए आजकल डिबेट में नहीं आता हूं कि वहां जाकर के आप बात तो कर नहीं पाते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फिर लोग सुन नहीं पाते हैं। अभी हमारे जफर इस्लाम साहब के और हमारे समाजवादी के दोस्त भदौरिया जी के दरमियान में जो बहस हो रही थी, उसका एक लफ्ज भी मैंने नहीं सुना। जाहिर है इसका ना उनको फायदा हुआ ना उनका फायदा हुआ। सही बात। अगर हम संयम के साथ एक की दूसरे की बात सुन ले तो ज्यादा अच्छा है। और जफर इस्लाम साहब को मेरा खासतौर पर मशवरा है कि वो बीच में टोका टाकी अमूमन ज्यादा करते हैं। तो उससे परहेज कर रहे हैं सर, बोल दीजिए, समय कम है। इसका मतलब लेकिन अगर ये टोका टाकी करेंगे तो इससे हमारा मेयार गिरता है। सर समय कम है, बता दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, जो आपको एक सीट नहीं दे रहा, उसके बारे में आप और हर लोग जानते हैं, जो टीवी डिबेट में आते हैं कि भदौरिया जी नॉन स्टॉप बोलते हैं। इनको बोला भदौरिया जी को, जो इनकी पहचान ही है ऐसी नॉन स्टॉप। अच्छा ठीक है सर, बहस भदौरिया जी पे नहीं हो रही, बहस तो चुनाव, ठीक है, चुनाव पे हो रही है। पहले आप चुनाव, ठीक है, अब मीम अफजल साहब को बोलने दीजिए। अफजल साहब समय कम है। जफर भाई आप प्रदेश की जनता रोक देगी कल। जफर भाई आप तो दूसरों को बोलने देते हैं, अब अफजल साहब को बोलने दीजिए, थोड़ा सा समय कम है। अफजल साहब बात रखिए जल्दी से। देखिए, ये जो कह रहे हैं बार बार बैसाखी बैसाखी बैसाखी, इनको ध्यान रखना चाहिए कि 77 की बैसाखी के नतीजे में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। फिर 89 में आपको जनता दल की बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद आपने 96-97 के अंदर भी आपने बैसाखी का इस्तेमाल किया। तो दूसरों को बैसाखी का ताना देने से पहले ये बताइए कि आपको इस बैसाखी की क्या जरूरत थी। आप तो क्लियर कट मेजोरिटी लेकर आए थे। फिर शिवसेना की बैसाखी की क्या जरूरत थी? फिर रामविलास पासवान जी की थोड़ा सा तथ्य सुधार दीजिए। बैसाखी ले तो बहुत बुरी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अगर बैसाखी लेते हैं तो बात समझ में आने वाला बैसाखी पर था। ये बैसाखी बनी थी बीजेपी 89 में। जनता दल जो है वो सीपीएम और बीजेपी की बैसाखी पर था। तो बीजेपी को बैसाखी की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने बैसाखी लिया जब वाजपेयी जी ने सरकार बनाई। अच्छा ठीक है, डॉक्टर भदौरिया मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप लोग कांग्रेस के साथ फिर से जाने को तैयार क्यों नहीं हुए? एक सीट आप लोग बांट नहीं पाए, कैसे महागठबंधन बनेगा बिहार की तर्ज पर यूपी में? आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपकी आवाज बीच में आई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसा मीम अफजल साहब बता रहे हैं कि सपा से बातचीत हुई, लेकिन आप लोग कांग्रेस को एक सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके साथ आप लोग अभी कुछ दिन पहले चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का। तो आप लोग महागठबंधन बिहार की तर्ज पर कैसे बना पाएंगे 2019 में? जी मुझे वो चिंता पार्टियों के ऊपर छोड़ दीजिए ना। वो आप लोग क्यों चिंतित हो रहे हैं उसके लिए? वो हम लोग आपस में क्या बात करेंगे उसकी हम लोग के ऊपर छोड़ दीजिए। वो डिबेट का विषय नहीं है कि हम कैसे महागठबंधन बनाएंगे। तो डिबेट का विषय है कि सोनिया गांधी 18 पार्टियों को डिनर पे बुला लें। लेकिन उस बारात में जो लोग आएंगे वो खाली लिफाफा देके चले जाएंगे तो फायदा क्या है? करने लगेंगे और खाना खा के चले जाएंगे। क्या करेंगे बताइए? एक ही मुद्दा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको रोका जाए। ये सवाल ये है कि बिहार के प्रयोग के बाद ये इस तरह के गठबंधन की विश्वसनीयता लालू प्रसाद का गठबंधन जो है बना और इसके बाद इसका हर्ष हुआ। आपका जो गठबंधन जो अभी बुरा अवस्था में है, अगर वो पार्लियामेंट बनेगा उसकी क्या स्थिति होगी? उसकी जो है विश्वसनीयता को धोखा दिया उन्होंने, उसका चेहरा कौन है? क्या मायावती होंगी? धोखा दिया उन्होंने, किसान को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया और उन्होंने समाज को धोखा दिया। जो समाज को बांटने का काम किया है, समाज अपने आप समाज का जवाब दीजिए। उसके बाद चुनाव सभा नहीं है, टीवी डिबेट है।
ये चुनाव सभा नहीं है, टीवी डिबेट है। भदौरिया जी, लेकिन सवाल का जवाब अरे दीजिए। फिर वही बात पे आ गए आप, आपके पास कोई शब्द सवाल का नहीं। जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, मैं विनोद भदौरिया जी, मैं कर रहा हूं माफी चाहूंगा, वक्त कि खत्म जो हो गया सर, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 40 मिनट की बहस थी भदौरिया साहब, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, आप एक सवाल का जवाब नहीं देते हैं और नॉन स्टॉप बोलते हैं, कोई फायदा नहीं होता। नीम अफजल साहब कह रहे थे ना कि कोई एक बात नहीं सुन पाए, वही दर्शक का भी हाल होता है। खैर, दर्शक जो है, वो वोटर जो है, वो अपने हिसाब से नेताओं को सुनता है और अपना फैसला लेता है, फैसला ईवीएम में कैद है। कल नतीजे आएंगे यूपी उपचुनाव के और इंडिया न्यूज पर सुबह से लगातार हम आपको उन नतीजों के बारे में जानकारी देंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बड़े नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें बीजेपी ने 71 जीती थी। अगर ये गठबंधन चल गया तो बीजेपी के लिए 2019 में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर सीटें कम होने लगी, क्योंकि रास्ता दिल्ली की कुर्सी का यूपी से ही होकर जाता है। प्रश्न माफ कीजिएगा, महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।